हाँ जी, आ गई क्या? अरे बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके भाई? बहुत 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 स्वागत है आप सब लोगों का हमारे बैच प्रयास जेई हिंदी के लेक्चर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग में। यस, तो आई होप मेरी आवाज आप सब लोग तक आ रही होगी। आई होप मैं सबको सुनाई दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ। राइट, तो भाई लोग बहुत बहुत स्वागत है। नहीं 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 भाई, आज बर्थडे नहीं है, आज बर्थडे नहीं है भाई लोग, प्लीज प्लीज प्लीज। बर्थडे कब है तुम लोग बताओ? यस, हाउस द जोश? यस, हाँ जी। क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? क्या मैं सही से सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी, जल्दी से बताएं भाई लोग। आज बर्थडे बिल्कुल नहीं है, प्लीज आज बर्थडे ना मनाएं, बर्थडे अभी नहीं है। बर्थडे कब है ये आप बताओ। आवाज ठीक आ रही है? आवाज सही आ रही है ना? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ओके ओके, यस। हाँ, इन एडवांस अपन ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन एडवांस विशेज एक्सेप्टेड है। हाँ जी। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर टेस्ट? हाउ टू प्रिपेयर फॉर टेस्ट? यार टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हम क्या बताएं? देखो सिंपल सी बात है, जो भी टॉपिक आपके टेस्ट में आ रहे हो, है ना, जो भी टॉपिक आपके टेस्ट में आ रहे हो, उनके लिए उनके नोट्स, डीपीपी, मॉड्यूल, इतना कर लो अच्छे से, बहुत है। डीपीपी मॉड्यूल नोट्स इतना कर लो, बहुत है। ठीक है जी, पक्का जी, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, निकला तो नहीं है भाई, आने वाला है, आने वाला है। कब है वो अभी तुम्हारे ऊपर है भाई, तुम लोग कैसे फिगर आउट करोगे। जो बच्चे फिगर आउट कर लेंगे उनको भैया बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे बिल्कुल पार्टी है मेरी तरफ से, आयोजन है। आप सब लोग बिल्कुल वहां पे पहुंच जाएं एंड हम लोग मिलके पार्टी कर लेंगे। मैं आपको वहीं मिलूंगा, ठीक है, बिल्कुल वहां पे एकदम डांस करता हुआ तुम लोग आना और मेरे साथ में डांस करना। सही है जी? ओके, एक बच्चा कह रहा है सर डीओ भी बताओ। क्यों भाई, आधार कार्ड बनाएगा क्या यार? है, जल्दी 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 एआई से पूछेंगे आपका बर्थडे कब है। यस, एआई बताएगा जाजू सर का बर्थडे कब है, जरूर। हाँ जी, अभय कुमार बताया ना मैंने, इस बार भी बर्थडे बुर्ज खलीफा। मैं हर साल अपना बर्थडे बुर्ज खलीफा पे जाके मनाता हूँ, एकदम टॉप फ्लोर पे चला जाता हूँ। मैं भी इंजॉय करता हूँ और जो मेरे साथ आता है उसको भी इंजॉय कराता हूँ। राइट, ओके, बहुत बढ़िया। यस यस जी। बिना मॉड्यूल के बेटा देखो नीरज, बात ये नहीं है कि बिना मॉड्यूल के आईआईटी क्लियर हो सकता है या क्या हो सकता है। थिंग इज, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्लास हमारी 2 घंटे की, 1.5 घंटे की होती है, उसके अंदर अपन कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। डीपीपी में 10 से 12 सवाल होते हैं, वो भी देख लेते हैं। परंतु इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि इस सब के बाद भी प्रैक्टिस जरूरी है। हर चैप्टर के कम से कम 100 सवाल आपके खुद से करे हुए होने चाहिए। 100 सवाल करने के लिए कोई बुक चाहिए होगी। अब बुक के अंदर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत के अंदर 10-12 सवाल आ जाते हैं, आसान आसान आसान, हम वो एक जैसे सवाल करके खुश हो जाते हैं। तो इसलिए बुक्स हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि बुक्स में क्या होता है, शुरुआत के 20 सवाल एक टाइप के, फिर अगले 20 सवाल एक टाइप के, फिर अगले 20 सवाल एक टाइप के। तो ज्यादा प्रोफाइल की प्रैक्टिस नहीं हुई और 100 सवाल करके बच्चा राजी हो जाता है। इसलिए हम मॉड्यूल देते हैं, हम मॉड्यूल देते हैं जिसमें हर तरीके का सवाल होता है। हमें पता है कौन कौन सी बुक्स में कहां कहां अच्छे सवाल हैं। तुम बुक करोगे तो कोई एक अच्छी बुक कर लोगे, कोई 2 अच्छी बुक कर लोगे, क्या पता कोई तीसरी अच्छी बुक से सवाल आ गया, तो कोई चौथी अच्छी बुक है जिसमें बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, सारी बुक्स का निचोड़ अच्छी जगह बना के आपका मॉड्यूल बना लिया है। उसकी एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और लास्ट एक्सरसाइज आप करें, मेंस के लिए सफिशिएंट है। उतना आप करते हैं तो बहुत है, ठीक है। इसीलिए मॉड्यूल खरीदना बढ़िया रहता है, क्योंकि आप जो किताबों के चक्कर में पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी किताबों का निचोड़ उसके अंदर है। क्योंकि आप किताब एक ही कर सकते हैं यार, ज्यादा से ज्यादा 2 किताब ले आएंगे, कितनी किताब लेके आएंगे, ठीक है। पर यह बात ध्यान रखिएगा, बिना प्रैक्टिस के जेई निकलना संभव ही नहीं है। तुम सोचो खाली नोट्स पढ़ जाओगे और जेई का पेपर कर लोगे, मैं अभी कह रहा हूं, मैं खुद यहां 7 साल से पढ़ा रहा हूं, बट स्टिल मैं कह रहा हूं नहीं हो पाएगा दोस्त।
जब तक खुद सवाल में जूझोगे नहीं, जब तक सवालों के लेवल बढ़ाओगे नहीं, जब तक खुद को चैलेंज करोगे नहीं, तब तक काम नहीं बनेगा। कभी पढ़ते पढ़ते ऐसा हुआ है कि कोई सवाल है जो बन ही नहीं रहा है, 3-4 बार ट्राई कर लिया, बन ही नहीं रहा है। उस सवाल का जब सॉल्यूशन पता चलता है तो मन को कितनी शांति मिलती है ना कि अच्छा यहां मैं गलती कर रहा था। क्योंकि अगर तुमने 5 से 6 बार ट्राई कर लिया है, इसका मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट तो आता है, तुम कहीं बीच में कहीं अटक रहे हो, कोई तो एक ऐसी चीज है जो तुम्हें चमक नहीं रही। तो जब वो पता चलती है तो मन के अंदर कितनी शांति आती है, कितना सुकून आता है कि अच्छा मैं यहां गलती कर रहा था क्या, अब आ जाए ऐसा कोई सवाल, अब गलती नहीं करूंगा। राइट, ठीक बात है। तो वही चीज है, वो एहसास आना जरूरी है, क्योंकि जब तक गलतियां नहीं करोगे, चीजें नहीं देखोगे, अपनी गलतियां पता नहीं कर पाओगे कि तुम पेपर में कहां कहां गलत हो सकते हो। और उस चीज के लिए बहुत जरूरी है मॉड्यूल से प्रैक्टिस करना। मॉड्यूल की आंसर की होती है, आप पीडब्ल्यू के ऐप में लाइब्रेरी पे जाइए, आपको मॉड्यूल के सॉल्यूशंस वगैरह भी दिख जाते हैं, आपका काम बन जाएगा। सही है। पर हां, डीपीपी और मॉड्यूल जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बेटा हम लोग यहां पे पीडब्ल्यू में क्या करते हैं पता है, हम लोग पीवाईक्यूज की बुक भी खुद लिखते हैं। आप लोग आगे जब जाएंगे, मेंस करीब आने वाला होगा, तो आपको पीवाईक्यू की बुक के बारे में बताया जाएगा। हम यहां पे पीवाईक्यूज की बुक भी खुद लिखते हैं, सवाल उठा लेते हैं सारे जेई के। फिर जो हमारी एक प्रॉपर टीम है जो बैठ के सॉल्यूशंस खुद बनाती है, उन सॉल्यूशंस को हम भी डिस्कस करते हैं उनके साथ, फिर जाके वो किताब में छपते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं गूगल से कोई लिंक उठा लिया, क्वेश्चन टाइप करके सोल्यूशन मिल गया, चेप दिया। ऐसा नहीं है, ऑथेंटिक सोल्यूशन होते हैं हमारे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एनटीए के आंसर की में आंसर ठीक नहीं होता, हम अपने सोल्यूशन में वो चीज मेंशन करते हैं कि एनटीए के हिसाब से बी आंसर होना चाहिए था, बट करेक्ट आंसर सी है। सही है। तो इस तरीके से आपको जो भी यहां पे दिया जा रहा है ना, सब सिर्फ आपको सोच के दिया जा रहा है। बेटा हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही होता होगा, बट फिजिक्स वाला की एक खास बात है, फिजिक्स वाला की एक खास बात है कि यहां पे हर दिन हर चीज करी ही बच्चों को सोच के जाती है। ट्रस्ट मी, हम लोग छुट्टियां ज्यादा नहीं लेते, ठीक है, कभी कभी क्लास कोई तबीयत की वजह से, कोई रीजन की वजह से कैंसिल हो जाती है तो उसका कवर हो जाता है, पर यहां पे हर चीज हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में रख के पहले ये सोचते हैं कि भाई प्रयास बैच के बच्चे, यकीन बैच के बच्चे, इनका नुकसान नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज बहुत 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 ध्यान रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जितना तुम्हारा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, आई एम श्योर यार तुम्हारे लिए उससे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जब हम इतना सोच सकते हैं तो तुम्हें तो सोचना चाहिए ही, है ना। सिंपल। तो बस बात यहां से चली थी कि मॉड्यूल कितना जरूरी है, वो करना ही पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आदित्य राज यादव, डीपीपी बहुत इजी लेवल का आ रहा है। बेटा डीपीपी इजी लेवल का इसलिए आ रहा है क्योंकि क्लास में सारी चीजें तुम सुन रहे हो। ठीक है, किसी नॉर्मल बैच के बच्चे को या कोई तुम्हारे आसपास कोई और बच्चा तैयारी कर रहा हो, उसको देख के देखना, वो तुम्हें बताएगा कितना इजी कितना टफ। क्लास में आप सारी बातें सुन रहे हैं, है ना। स्टिल थोड़ी और अच्छे लेवल की डीपीपी हम बनाएंगे। पहले मैं तुम्हारा ना एक बार लेवल सेट कर रहा हूं, एक बार मैं तुम्हारा लेवल सेट कर रहा हूं, फिर तुम्हें प्रैक्टिस शीट दिया करूंगा एडवांस लेवल की, उसको तुम लोग ट्राई करना, उसके सॉल्यूशन भी दिया करूंगा। राइट, सो दैट तुम लोग अपने आप को चैलेंज कर पाओगे कि अच्छा ऐसे भी सवाल आते हैं क्या, ऐसे भी कर सकते हैं क्या। राइट, समझ पा रहे हैं पक्का जी। ठीक है, बहुत सही, बहुत ही बढ़िया, यहां तक सब सही है ना। आगे बढ़े, चलिए। तो बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी बातें हो गई, चलते हैं आगे आज की कक्षा की तरफ, आज की कक्षा की तरफ। ठीक है, तो भाई पहले मेंस निकाल तो लो, परी पचौरी, पहले मेंस तो निकालोगे ना यार। मेंस लेवल का अगर है तो पहले मेंस क्रैक तो करो, जब भी तो एडवांस की तरफ जाओगे, है ना। चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बेटा आज की जो क्लास है, आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में लगातार दिमाग चलेगा। जैसे कल की क्लास में क्या हुआ था, हमें बंद कोटी निकालनी थी, आपको एक फॉर्मूला पता था, आपने लगातार स्ट्रक्चर्स बनाए, फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला, स्ट्रक्चर्स बनाए, फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला। मतलब दिमाग में एक फॉर्मूला था जिसके थ्रू तुम काम कर पाए। उसके बाद मैंने वो वीबीटी का ग्राफ बनाया जिसमें तुमने एक प्रेम कहानी सुन ली और तुम्हें वो ग्राफ भी आसान लग गया होगा। परंतु आज की क्लास में क्षण क्षण पे दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। हर चीज दिमाग लगा के करनी पड़ेगी, बिना दिमाग लगाए कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यहां पे सब लोग फोकस होके मेरी बात को सुने, सब लोग फोकस होके मेरी बात को सुने, ध्यान से सुने मैं क्या समझाना चाह रहा हूं और फिर उसको समझे। ठीक है, कोई छुट्टी नहीं है बेटा जी, कोई छुट्टी नहीं है, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो भी
बातें हम करने वाले हैं, बिल्कुल दिमाग लगा के सुनना। तुम लोगों की खास बात है कि तुम लोग सिंसियर हो, दिमाग लगाते हो, डाउट्स भी अच्छे पूछते हो, बट स्टिल ठीक है, और अच्छे से सुनने की कोशिश करना। हाँ बेटा, वीबीटी में श्रेया बेटा पॉलिंग का भी हिस्सा था, हिटलर लंदन का भी हिस्सा था, तो इतना कोई जरूरी नहीं है, वो साइंटिस्ट के नाम कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है, पर ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि वीबीटी क्यों आया। वीबीटी इसलिए आया कि सहसंयोजी आबंध की डिटेल पढ़ना चाह रहे थे हम, और उसको पढ़ाने के लिए सबसे पहले लुईस बाबा आए थे। उन्होंने बोला अष्टक पूरा करने के लिए वो लुईस डॉट संरचनाएं बना लो, उससे अणु स्थायी हो जाते हैं। परंतु उसको गलत कर दिया हमने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अष्टक पूरा करना ही इकलौता एक मापदंड नहीं हो सकता स्थायित्व चेक करने का। तो जब लुईस को गलत बता दिया गया, तो अब सहसंयोजी आबंध कैसे बनते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि जो लुईस ने सिखाया था वो तो गलत निकल गया। तो फिर एक नया बंदा आया पॉलिंग, उसने हाइटलर और लंदन के साथ मिलके एक वीबीटी का कॉन्सेप्ट दिया, और वीबीटी के कॉन्सेप्ट में उसने बताया कि असल में सहसंयोजी आबंध जो है वो कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास में जाते जाते आपको हाइड्रोजन अणु बना के दिखाया था, अपने नोट्स में चेक करना, एस अतिव्यापन से बना था। मैंने HF अणु बना के दिखाया था, SP अतिव्यापन से बना था। मैंने F2 अणु बना के दिखाया था, PP अतिव्यापन से बना था। यहां पे एक परमाणु का कक्षक दूसरे परमाणु के कक्षक के साथ मिलता है, अतिव्यापन करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी दिखाई देती है, और हमारा काम हो जाता है, हमारा काम हो जाता है। बात सही है क्या? ध्यान से सुनिएगा, वो क्या है, कैसे है, क्यों है। ध्यान से सुनिएगा, ये सब क्या है, कैसे है और क्यों है। प्लीज गौर से सुनिए मेरी बात को, प्लीज गौर से सुनिए मेरी बात को। हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं बड़ी डिटेल में कक्षकों का अतिव्यापन क्या होता है। हम बात कर रहे हैं बड़ी डिटेल में कक्षकों का अतिव्यापन क्या होता है। कक्षकों के अतिव्यापन के बाद हम लोग बात करेंगे सिग्मा आबंध एवं पाई आबंध के बारे में। हम लोग बात करेंगे सिग्मा आबंध एवं पाई आबंध के बारे में। जब सिग्मा आबंध और पाई आबंध भी डिस्कस हो जाएगा, कक्षकों का अतिव्यापन भी डिस्कस हो जाएगा, तब हम वीबीटी से अणु बना के देखेंगे। तब हम बात करेंगे कि वीबीटी से अणुओं का निर्माण कैसे होता है। तब हम लोग बात करके देखेंगे कि वीबीटी से अणुओं का निर्माण कैसे होता है। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बेटा, अतिव्यापन करने के लिए अतिव्यापन के प्रकार भी समझने जरूरी हैं, परंतु मैं आपको यह बताऊंगा कि अतिव्यापन दो तरीके से पढ़ा जाता है। पहले हम बोलेंगे अतिव्यापन करने के लिए क्या जरूरी है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, अतिव्यापन करने के लिए फेज साइन देखने जरूरी है। प्लीज गौर से सुनिएगा, अतिव्यापन समझने के लिए, अतिव्यापन देखने के लिए फेज साइन चेक करने जरूरी है। क्या होते हैं फेज साइन? हम बोलते हैं, आप फिजिक्स में SHM नाम का चैप्टर पढ़ते हो, आपको फेज पता होता है। हम बोलते हैं कि कोई भी एस कक्षक सपोज करो हमने बनाया, तो एस कक्षक जो है उसमें प्लस भी लिखा हो सकता है, माइनस भी लिखा हो सकता है। तो ये जो प्लस और माइनस है, ये क्या है? फेज साइंस है। प्लस और माइनस जो है वो क्या है? फेज साइंस है। ऐसे ही अगर आप p ऑर्बिटल देखते हो, p कक्षक देखते हो, तो उसमें डंबल बनता है, तो एक साइड आता है प्लस, दूसरी साइड आता है माइनस। ये फेज साइंस है। ये क्या है? फेज साइन है। ठीक है। अच्छा, अगर आप डी कक्षक देखते हो तो डी कक्षक होता है ऐसे, डी कक्षक होता है ऐसे। तो हम बोलते हैं ये देखो भाई दोनों साइड प्लस है, ये देखो भाई दोनों साइड माइनस है। ये होता है आपका डी कक्षक। तो आपको फेज साइन समझ में आना चाहिए, या तो पूरे पे प्लस या पूरे पे माइनस, या एक साइड प्लस एक साइड माइनस पी में, या दोनों साइड माइनस दोनों साइड प्लस डी में।
क्लियर है? ये फेज है। हम ये कहते हैं कि जब भी अतिव्यापन होता है ना, तो समान फेज के कक्षकों का अतिव्यापन होता है, तभी बात बन पाती है, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बन पाता। जब समान फेज की चीजें मिलती हैं तभी अतिव्यापन अच्छा होता है, तभी बॉन्ड बनता है, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनता। जैसे कि हम ये बोलेंगे कि बेस्ड ऑन फेज साइन हम बोलेंगे एक होता है धनात्मक अतिव्यापन, एक होता है धनात्मक अतिव्यापन, एक होता है ऋणात्मक अतिव्यापन। और एक होता है दोस्त शून्य अतिव्यापन। ठीक है? धनात्मक अतिव्यापन, ऋणात्मक अतिव्यापन, शून्य अतिव्यापन। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगा कि धनात्मक अतिव्यापन से बंध निर्माण हो सकता है, धनात्मक अतिव्यापन से बंध निर्माण हो सकता है, जबकि ऋणात्मक या शून्य अतिव्यापन की अगर आप बात करते हैं, ऋणात्मक या शून्य अतिव्यापन की आप बात करते हैं, तो इनसे कोई भी बंध निर्माण होना संभव नहीं है, इनसे कोई भी बंध निर्माण होना संभव नहीं है। ठीक है? बात को ध्यान से समझिएगा, धनात्मक अतिव्यापन से बंध निर्माण होता है, परंतु ऋणात्मक या शून्य अतिव्यापन से कोई भी बंध निर्माण होना संभव नहीं है। अब ये क्या मतलब होता है धनात्मक अतिव्यापन का, क्या मतलब होता है ऋणात्मक अतिव्यापन का, क्या मतलब होता है शून्य अतिव्यापन का, मैं आप लोगों को बताता हूं। परंतु मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या बोलने वाले हैं। देखो ध्यान से, प्लीज देखिएगा, हम आपको समझाएं जरा। जब आपके सेम फेज आपस में अतिव्यापित होते हैं, जब आपके दो कक्षकों के सेम फेज आपस में अतिव्यापित होते हैं, चाहे एक का प्लस दूसरे के प्लस के साथ हो, चाहे एक का माइनस दूसरे के माइनस के साथ हो, कंडीशन है जब दोनों के सेम फेज आपस में अतिव्यापित होते हैं, तो उस तरीके के अतिव्यापन को क्या कहा जाता है? धनात्मक अतिव्यापन कहा जाता है, या फेज में अतिव्यापन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दो एस कक्षकों को मिलाना है, तो मैंने बोला कि ये एस का जो प्लस वाला है ये दूसरे एस के प्लस वाले के साथ ही अतिव्यापित होगा। डायग्राम पे मत जाना, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, पर ये ठीक है। तुम सोचो ये इसका माइनस वाला है तो ये इसके माइनस वाले के साथ ही जाएगा, बट तुम सोचो इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ चला जाए, नहीं भाई, ये संभव नहीं है। ठीक है? इसका प्लस वाला इसके प्लस वाले के साथ ही जाएगा, इसका माइनस वाला इसके माइनस वाले के साथ ही जाएगा, परंतु एक का प्लस एक के माइनस वाले के साथ नहीं जा सकता। बात समझ में आई क्या? ठीक है ना? तो हम बोलेंगे ये है सेम फेज के अतिव्यापन। तो हमेशा बॉन्ड वही बनेगा जहां सेम फेज के कक्षक आपस में अतिव्यापित होंगे। धनात्मक का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि प्लस प्लस के साथ ही होगा, प्लस प्लस के साथ हो चाहे माइनस माइनस के साथ हो, होने सेम फेज चाहिए। सही है? वही चीज यहां है। अगर आप दो पी कक्षक देखते हैं, अगर आप दो पी कक्षक देखते हैं, तो हमने बोला कि ये देखो, इस पी में एक साइड प्लस एक साइड माइनस है, उस पी में एक साइड प्लस एक साइड माइनस है। हम बोलेंगे दोनों साइड यदि सेम फेज आते हैं, इसका प्लस अगर इसके प्लस के साथ आता है तभी बॉन्ड बनेगा। कहीं तुम ये सोचो कि ये प्लस है ये माइनस है, और यहां तुम ये सोचो कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो भाई ये बॉन्ड सही नहीं है। ऑपोजिट फेज, विपरीत फेज आपस में कभी भी अतिव्यापित नहीं हो सकते। हमेशा दोनों साइड सेम फेज होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम फेज। तो ये गड़बड़ है। अगर ये गड़बड़ है तो आप देखिएगा, धनात्मक अथवा फेज में अतिव्यापन, हमने बोला दोनों साइड सेम फेज, चाहे पीपी अतिव्यापन हो, चाहे एसएस अतिव्यापन हो, चाहे एसपी अतिव्यापन हो,
दोनों साइड यदि सेम फेज अतिव्यापित हो रहे हैं, सेम फेज मिश्रित हो रहे हैं, तभी आपका काम अच्छे से चल सकता है, तभी आपका बॉन्ड बन सकता है। चाहे दोनों के प्लस हो, चाहे दोनों के माइनस, चाहे दोनों के प्लस हो, चाहे दोनों के माइनस। ये Z क्या है ये सब मैं समझाऊंगा, अभी जो बता रहा हूं बस वो सुनो। इसी तरह यदि मैंने बोला फेज अलग है, जैसे एक साइड का प्लस एक साइड के माइनस के साथ, ये P है ये भी P है, पर मैंने दोनों P को इस तरीके से आपस में मिलवाया कि एक साइड का प्लस दूसरे साइड के माइनस के साथ मिल रहा है, तो बेटा जी ऐसा करने पर बॉन्ड नहीं बनेगा। ये सिर्फ आपको ड्रॉ करके दिखाया है, असलियत में इन दोनों के मिलने से अतिव्यापन नहीं होता। ठीक है, कोई बॉन्ड नहीं बनता। इसी तरह यहां भी देखो, इसमें प्लस की साइड प्लस था, अगर इस p ऑर्बिटल को उल्टा करके इस s के साथ मर्ज करूं तो माइनस को प्लस से मिलना पड़ेगा। यहां भी कोई अतिव्यापन नहीं होगा, वहां भी कोई अतिव्यापन नहीं होगा। बात समझ आई क्या? हमने ये बोला कि फेज सेम होते हैं तभी अतिव्यापन अच्छे से होता है, अगर फेज अलग है तो अतिव्यापन अच्छा नहीं हो सकता। इस बात को समझ के रखिए। तो फेज अलग होने पर अतिव्यापन नहीं होता, फेज सेम होने पे अतिव्यापन होता है। और सुनो, इसी चीज को ऐसे भी दिखाया है कि भाई अगर Z एक्सिस है, तुम्हें एक बात पता है ना P कक्षक कैसे कैसे होते हैं? भाई अगर ये तुम्हारी Z एक्सिस है, ये तुम्हारी X एक्सिस है, तो हम बोलेंगे ये जो X एक्सिस पे डंबल बनेगा ये कहलाएगा PX। ठीक है, सपोज करो जो Z एक्सिस पे डंबल बनेगा ये कहलाएगा PZ, और जो Y एक्सिस पे डंबल बनेगा वो कहलाएगा PY। सही है, PX PZ PY, राइट? ये PY है और ये हो जाएगा PZ। PX PY PZ। अगर हमारे पास ऐसे तीन डंबल अलग अलग एक्सिस वाले हैं तो हम ये कहते हैं Z एक्सिस वाले पे ही सारे लोग जनरली मिलते हैं, अक्षीय। हम Z एक्सिस को अंतरनाभिकीय अक्ष मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? Z एक्सिस को अंतरनाभिकीय अक्ष। तो यहां पे मैंने क्या किया था, Z एक्सिस के PZ को S के साथ मिलाया। अब S तो गोलाकार है, उसका तो क्या X क्या Y क्या Z, वो तो सभी के लिए सेम है। यहां दो PZ को मिलाया, वहां भी दो PZ को मिलाया। पर अगर मैंने Z एक्सिस पे ही दो X रख लिए तो अब सोचो Z एक्सिस ये है तो X क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। तो हमने बोला अगर दो PX मिल रहे हैं तो अब दो PX को मिलाने के दो तरीके हैं, है तो ये Z एक्सिस ही। अगर दो PX मिल रहे हैं तो हमने बोला एक PX ये हो सकता है कि ऊपर प्लस नीचे माइनस, और दूसरा भी हमने लिख दिया ऊपर प्लस नीचे माइनस। एक तरीका ये हो सकता है कि इसका ऊपर प्लस नीचे माइनस और इसका ऊपर माइनस नीचे प्लस। ध्यान से देखें, यहां प्लस प्लस और माइनस माइनस सेम फेज आपस में अतिव्यापित होंगे क्योंकि ये धनात्मक अतिव्यापन है। परंतु यहां विपरीत फेज है, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, ऋणात्मक अतिव्यापन है। समझ रहे हो? प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, ये क्या है? धनात्मक अतिव्यापन है। परंतु ये वाला क्या है? ऋणात्मक अतिव्यापन है। प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस। सही है जी? क्लियर है? तो हम बोलते हैं ये हुआ धनात्मक अतिव्यापन, ये हुआ क्या? ऋणात्मक अतिव्यापन। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से? प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। ठीक है ना? पक्का? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये भी हमने समझ लिया। इसके अलावा धनात्मक ऋणात्मक समझने के बाद एक और आता है जिसे कहते हैं शून्य अतिव्यापन। एक और आता है जिसे कहते हैं शून्य अतिव्यापन। तुम लोग अभी तक ये बात समझ चुके हो कि धनात्मक अतिव्यापन से बॉन्ड बनता है, ऋणात्मक अतिव्यापन से बॉन्ड नहीं बनता। पर अगर मैं शून्य अतिव्यापन की बात करता हूं तो शून्य अतिव्यापन क्या होता है? एक दूसरे की ओर पहुंचने की दिशा में अभिविन्यास अलग होने के कारण अतिव्यापन नहीं होता। मतलब दो चीजें बिल्कुल ही अलग हैं। तुम एक बात सोचो, मैंने ये Z एक्सिस थी तो मैंने ये अपना डंबल लगाया और ये मैंने S कक्षक लगाया, तो ये आपस में मिलने का स्कोप तो दिखा रहे हैं, ये आपस में मिलने का स्कोप तो दिखा रहे हैं। परंतु अगर मैंने ये कहा कि भाई ये मेरी एक्सिस है, ये मेरा डंबल है,
और ये मेरा एस कक्षक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एस कक्षक इस पी से कैसे मिलेगा? तो तुम ये कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा कि सर ये लो ऐसे मिलेगा। तो बेटा मतलब इसका प्लस ऊपर वाले प्लस के साथ भी मिल गया और नीचे वाले माइनस के साथ भी मिल गया। इस एस का प्लस ऊपर वाले प्लस के साथ भी मिल गया और नीचे वाले माइनस के साथ भी मिल गया। ये कैसा अतिव्यापन हुआ? जो यहां बन रहा था वो यहां कैंसिल हो गया। तो हम बोलते हैं जब दो कक्षकों को इस तरह मिलाया जाए कि उनके मिलने का कोई स्कोप ही ना बने, इस तरीके के फर्जी फुद्दू अतिव्यापन को क्या कहते हैं? शून्य अतिव्यापन। क्या कहते हैं? शून्य अतिव्यापन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये है पीजेड, तो मैंने बोला एक है ये पीजेड वाला डंबल और एक है ये पीएक्स वाला डंबल। तो अब ध्यान से सोचे, ये है पीजेड, ये है पीएक्स। तो अब इन दोनों का कोई मेल है क्या भाई? ये कहां जाएगा? ये इन दोनों में कैसे मिलन होगा? संभव ही नहीं है। अच्छा एक और बात देखो, ये है जेड एक्सिस, ये है पीएक्स, ये होगा पीवाई। अब इन दोनों का कोई मेल है क्या दोस्त? तुम सोचो, ये इसके भी लंबवत होगा। अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा। तो इन दोनों का कोई मेल है क्या? नहीं है भाई। तो जब दो ऐसे कक्षकों को मिला दिया जाए जिनका फेज साइन सेम या अलग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनका मिलन हो ही नहीं सकता। तो फिर कैसे मिलेंगे? नहीं मिल पाएंगे। अगर नहीं मिल पाएंगे तो ऐसे अतिव्यापन को कहते हैं शून्य अतिव्यापन, और यहां से भी बॉन्ड नहीं बनता। तो यही बात मैंने आपको बोली कि केवल और केवल धनात्मक अतिव्यापन ऐसी चीज है जिससे बॉन्ड बन पाता है। ऋणात्मक और शून्य अतिव्यापन से कोई भी बॉन्ड बनना संभव नहीं है। ठीक है, ऋणात्मक या शून्य अतिव्यापन से कोई भी बॉन्ड बनना संभव नहीं है। क्लियर है? समझ आई बात? तो प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? मैंने बोला था दिमाग की खिड़कियां खोल के सुने, सारी बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं। जल्दी बताएं, यहां तक चीजें समझ में आई क्या? यहां तक चीजें समझ में आई क्या? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। मैं पानी पीता हूं, जल्दी बताएं प्लीज। यस, समझ आया? तो मैंने क्या किया, मैंने भाई लोग फेस साइन के हिसाब से अतिव्यापन करवाया। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ। यस, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी, यस, चलिए आगे चले। ओके, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगर बच्चों को यह समझ में आ गया है तब तो मतलब आनंद की अनुभूति हो गई है। तुम्हें यह समझ में आ गया कि बॉन्ड हमेशा कब बनता होगा? जब धनात्मक विरचन है, धनात्मक अतिव्यापन है। मतलब कल मैंने तुम्हें जो H2 अणु का एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, कल जो मैंने तुम्हें H2 अणु का एग्जाम्पल दिया था, अब मैं उसको थोड़ा बेहतर बता सकता हूं क्या? कल जो मैंने H2 अणु का एग्जाम्पल दिया था, अब मैं उसको थोड़ा बेहतर करके बता सकता हूं। मैंने बोला कि अगर ये है पहला H2 अणु और ये है दूसरा H2 अणु, ध्यान से देखिएगा, तो ये जब ही बना होगा जब दोनों साइड फेज साइन क्या रहे होंगे? सेम। तभी अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ होगा? संयुग्मन हुआ होगा इस तरीके से। कोई डाउट है तो बताएं बेटा, कोई डाउट है तो बताएं बेटा। सेम फेज अतिव्यापित हुए होंगे तभी H2 अणु बना होगा। अगर मैं एक प्लस के साथ एक माइनस मिला लेता तो काम नहीं बनता, है ना जी? बहुत बढ़िया। अगर इसी तरीके से मैं HF अणु की बात करूं तो हमें पता है कि sp का अतिव्यापन हुआ था, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे कि एक ये s था, एक तो ये s था और दूसरा हमारे पास में क्या है? p। तो इस s के साथ जो p आपस में अतिव्यापित हो रहा होगा, इस s के साथ जो p अतिव्यापित हो रहा होगा, हम बोलेंगे इसका प्लस इसके प्लस के साथ मिलेगा, तब जाके अतिव्यापन होगा। इसका प्लस इसके प्लस के साथ मिलेगा, दिस इज SS अतिव्यापन, दिस इज SP अतिव्यापन। और इसी तरह यदि मैंने F2 अणु की बात करी,
इसी तरह यदि मैंने F2 अणु की बात करी तो F2 अणु क्या होगा? जब दो फ्लोरीन के p कक्षक आपस में अतिव्यापित होंगे, जब दो फ्लोरीन के p कक्षक आपस में अतिव्यापित होंगे, ठीक है, जब दो फ्लोरीन के p कक्षक आपस में अतिव्यापित होंगे और वो भी सेम फेज वाले, वो भी सेम फेज वाले। बात समझ में आई क्या दोस्त? तो ये चीज अब आई गेस आपको बेहतर समझ आई होगी। कल तो मैंने बिना फेज साइन के सिर्फ अतिव्यापन करके दिखाया था, आज मैंने आपको ये बोला कि अगर HF अणु बनाना है तो S और P का अतिव्यापन तो होगा, पर उसमें एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, S और P का धनात्मक अतिव्यापन होगा। अगर कोई बच्चा ये बोल देगा कि सर ये है S कक्षक, ये है P कक्षक, परंतु यहां माइनस यहां प्लस है, तो ये HF अणु हो जाएगा क्या? SP का अतिव्यापन तो यहां भी है। नहीं दोस्त, यहां SP का अतिव्यापन नहीं है, तुम्हें लग रहा है। मैंने कल एक बात बोली थी ना, मैंने बोला था सिर्फ S और P को पास लाने से अतिव्यापन नहीं हो जाता, सिर्फ S और P को पास लाने से अतिव्यापन नहीं हो जाता, अणु नहीं बन जाता। कंडीशन ये पूरी करनी पड़ती है कि सेम फेज वालों का अतिव्यापन होना चाहिए। ठीक है, सेम फेज कैसे पता चलेगा? वेरी गुड अरुणिमा पांडे, आपको यह बात ध्यान रखनी कि अगर बॉन्ड बन रहा है, तुम्हें तो बॉन्ड बनाना है, तो तुम्हें हमेशा सेम फेज को ही मिलाना है। अगर तुम्हें बॉन्ड बनाना है तो तुम्हें हमेशा सेम फेज को ही मिलाना है, तुम्हें दूसरा मिलाना ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे F2 अणु बनाना था तो मैं या तो ये भी F2 अणु हो जाता, देखो यहां माइनस यहां प्लस, यहां माइनस यहां प्लस, ये भी F2 अणु हो जाता, सेम फेज का अतिव्यापन है, माइनस माइनस। परंतु यदि मैंने बोला ये कि यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो ये नहीं हो पाता। या तो दोनों साइड प्लस मिला लो या दोनों साइड माइनस मिला लो, हमें चलेगा, पर एक प्लस और एक माइनस मिलाओगे बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है, पक्का है ना? देखो भाई ध्यान से, हमने देखा है यहां पे, हां यहां पे एक तरीका ये हो सकता था कि इसका नेगेटिव फेज अगर इसके नेगेटिव फेज के साथ मिल जाता तब भी बॉन्ड बन जाता, तब भी बॉन्ड बन जाता। यस, दोनों नेगेटिव लेकर बन सकता है इंद्रजीत, मैंने बता दिया। अगर सेम फेज नहीं हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, प्लस माइनस, सरोज चौधरी जी, भाई एक बात बताओ, आप कह रहे हो प्लस माइनस क्यों नहीं हुआ, फिर आपको अभी तक जो भी मैंने समझाया उसमें आपको समझ ही क्या आया? उसमें आपको समझ ही क्या आया? यही तो समझा रहा था। अंश जी, जो आप C2 और B2 कह रहे हो ना बेटा, उनको यहां नहीं समझ सकते, उसको हम MOT से सीखेंगे। ठीक है, जब आखिरी में थियरी आएगी आणविक कक्षक सिद्धांत, वहां सीखेंगे कैसे बनता है C2, कैसे बनता है B2। बच्चे कह रहे हैं O2 कैसे बनेगा, सिखाएंगे O2, भाई थोड़ा पेशेंस रखो, O2 भी सिखाऊंगा, N2 भी सिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो। और एक और बात सुनो, जो आंशिक आबंध होता है वो बात उतनी सत्य नहीं है, क्योंकि लुईस का नियम ही जब फेल हो गया तो लुईस की बातें भी तो फेल हो जाएगी। जब लुईस का नियम ही फेल हो गया तो लुईस की बातें भी तो फेल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई? ओके, चलो आगे बात करते हैं। अब मैं एक नई बात बताता हूं, ये चीज तो मैंने आपको रिवाइज करा दी, जो पिछली क्लास में पढ़ाया था उसको और बेटर बना दिया। अब मैं आपको अतिव्यापन का वर्गीकरण बताता हूं। मैं आपको क्या बता रहा हूं? अतिव्यापन का वर्गीकरण। हम बनाएंगे अतिव्यापन का वर्गीकरण। क्या होता है अतिव्यापन का वर्गीकरण? ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मैं अतिव्यापन का वर्गीकरण पढ़ना चाहता हूं तो हमने बोला अतिव्यापन का वर्गीकरण होता है दो तरीके का। एक होता है अक्षीय अतिव्यापन, एक होता है समांतर अतिव्यापन। एक होता है अक्षीय अतिव्यापन, एक होता है समांतर अतिव्यापन। हम क्या बोलते हैं? अक्षीय अतिव्यापन मतलब एक्सियल ओवरलैप, समांतर अतिव्यापन मतलब साइड वाइज ओवरलैप।
या फिर पैरेलल ओवरलैप। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। अक्षीय अतिव्यापन और समांतर अतिव्यापन। अक्षीय अतिव्यापन मतलब एक्सियल ओवरलैप, समांतर अतिव्यापन मतलब साइडवाइज या फिर पैरेलल ओवरलैप। सही है। दिस इज वर्गीकरण ऑफ अतिव्यापन कि अतिव्यापन दो तरीके से पढ़ा जाता है। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, मैं और बेहतर बता देता हूं। अक्षीय क्या होता है भाई? अंतरनाभिकीय अक्ष समझो। पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस तीन होती है, एक्स वाई जेड। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास तीन होती है, एक्स वाई और जेड। तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास में तीन होती है तो उन तीनों में हम ये कहते हैं कि ऐसा मानना है, ऐसा स्टैंडर्ड है कि उन तीनों में अंतरनाभिकीय अक्ष कौन सा माना जाता है? जेड एक्सिस। उन तीनों में एक्स वाई जेड में से अंतरनाभिकीय अक्ष कौन सा मानते हैं? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मतलब अक्षीय अतिव्यापन जहां पे होता है ना। और अक्षीय अतिव्यापन से ना एक बहुत ही फेमस आबंध बनता है जिसे कहा जाता है सिग्मा आबंध। और सिमिलरली समांतर अतिव्यापन से ना बहुत ही फेमस आबंध बनता है जिसे कहा जाता है पाए आबंध। बात को ध्यान से समझें। सिग्मा आबंध और पाए आबंध हम क्या बोलेंगे? अंतरनाभिकीय अक्ष का मतलब होता है जेड एक्सिस। मतलब जेड एक्सिस आपकी वो एक्सिस है, वो अक्ष है एक्स वाई और जेड में से जेड आपकी वो अक्ष है जहां पे आप हमेशा अक्षीय अतिव्यापन करवाओगे। जेड आपकी वो अक्ष है जहां पे आप हमेशा अक्षीय अतिव्यापन करवाओगे। उसके अलावा कोई भी अतिव्यापन है वो होगा समांतर वालों पे, एक्स और वाई वालों पे। जैसे कि 2x को मिला दिया या 2y को मिला दिया। पर z केवल एक्सियल ओवरलैप के लिए है और एक्सियल ओवरलैप से क्या बनता है? सिग्मा आबंध बनता है। अभी तक तुम एकल आबंध, द्वि आबंध, त्रि आबंध ये पढ़ते आए हो। आज से बंध की डेफिनेशन ही हमारी दुनिया में चेंज हो रही है। हम बोला करेंगे या तो सिग्मा आबंध या फिर पाए आबंध। हम बोला करेंगे या तो सिग्मा आबंध या फिर पाए आबंध। ओके, बात को ध्यान से समझिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा। ये चीज ध्यान रखनी है कि अंतरनाभिकीय अक्ष आप जेड एक्सिस को मानते हो तो जो कक्षक जेड एक्सिस पे होगा वो एक्सियल ओवरलैप करेगा, वही सिग्मा आबंध बनाएगा। ठीक है। और उसके अलावा वाले जो हैं वो क्या बनाएंगे? पाए आबंध। तो आपको ये समझ में आए कि एस तो तीनों में ही होता है, एक्स वाई जेड। एस के लिए तो कोई एक्सिस हो नहीं सकती क्योंकि एस तो है सममितीय गोलाकार। इसके लिए ना कोई एक्स बोल सकता है, ना कोई वाई, ना कोई जेड, ये तो सभी में। पर अगर आपने पी की बात करी भाई लोग, तो पी आपके पास तीन तरीके का होता है। पी एक्स जो एक्स एक्सिस पे है, पी वाई जो वाई एक्सिस पे है, पी जेड जो जेड एक्सिस पे है। तो जो जेड एक्सिस पे है ना वो कक्षक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। मतलब हम बोलेंगे कि एस एस के साथ मिलके सिग्मा बना सकता है, एस पीजेड के साथ मिलके सिग्मा बना सकता है और पीजेड पीजेड के साथ मिलके सिग्मा बना सकता है। ये तीन तरीके हैं सिग्मा आबंध बनाने के। ठीक है कि जैसे अगर ये अक्ष है तो हम बोलेंगे ये एस है और ये एस है, तो हमने बोला ये देखो ये दोनों अक्ष पे मिल रहे हैं, जेड एक्सिस है, अक्ष के ऊपर मिल रहे हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है। एस और पीजेड क्या होता है ध्यान से देखना, ये एस है और ये आपका पीजेड है, ये एस है और ये आपका पीजेड है। तो एस और पीजेड मिलके क्या बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और इसी तरीके से ये हमारा पीजेड है और ये हमारा पीजेड है, तो पीजेड और पीजेड मिलके क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। सही है। तो जो अंतरनाभिकीय अक्ष पे बनता है बॉन्ड उसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। पर हां, अगर सपोज करो ये जेड एक्सिस है तो एक्स इसके क्या होगा? लंबवत होगा। तो अगर मैंने दो पीएक्स को मिला दिया, इन्हें मिलाने से क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने सपोज करो वाई एक्सिस है तो दो वाई वालों को मिला दिया, वो भी जेड के लंबवत ही होंगे क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों ही एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इसे मिलाने से भी क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। तुम कहोगे सर एक बात बताओ, मैंने एस ले लिया और मैंने पी वाई ले लिया, एस और पी वाई को मिला के क्या बनेगा? एस और पी वाई को मिला के क्या बनेगा? तो बेटा जी कछु नहीं बनेगा, ये तो जीरो ओवरलैप हो जाएगा भाई।
सोच के देखो, ये ऊपर प्लस, ये नीचे माइनस और यहां प्लस, तो ये इसके साथ मिलेगा, इसके साथ मिलेगा, ये तो सब कट्टम हो जाएगा, जीरो ओवरलैप हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान दें, ऐसे ही बन सकता है। इसके अलावा P के साथ में D को मिला सकते हैं। कैसे मिलाते हैं ये आगे बात करेंगे, ये थोड़ा आपके लिए नया होगा, अभी आगे बात करेंगे। अभी जितना दिमाग में फिट हो सकता था उतना मैंने फिट करने की कोशिश करी। आप नाम भी समझ गए होंगे। एक्सियल का मतलब जो अक्ष पे मिलते हैं, समांतर का मतलब जो अक्ष के लंबवत होके मिलते हैं, अक्ष के परपेंडिकुलर मिलते हैं, पर आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल। 2px या 2py, सही है साहब। जो दोनों एक दूसरे में आपस में तो पैरेलल होते हैं, पर अंतर्नाभिकीय अक्ष के लंबवत होते हैं। राइट? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स, एनी इश्यूज, प्लीज लेट मी नो। हाँ जी, ये बात फिक्स है, धनात्मक अतिव्यापन ही होगा, वो चीज तो फिक्स ही है। बट हाँ, कौन कौन से कैसे कैसे आबंध बनाते हैं वो हमने देखा। अब मुझे एक बात बताना यार, जो अक्ष पे अतिव्यापन होगा, अक्ष पे जो अतिव्यापन होगा, क्या वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग अतिव्यापन होगा? हाँ जी, क्योंकि अंतर्नाभिकीय अक्ष है, ठीक है, इधर का नाभिक और इधर का नाभिक एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। ध्यान से देखना यार, मैंने बोला ये है z एक्सिस, ये है एक pz, ये है दूसरा pz। ओके, ये z एक्सिस है, ये है एक pz, ये है दूसरा pz। अगर मैंने इन दोनों को मिलाया, तो ये जो सेंटर है इसमें होता है दोनों का नाभिक। ये है दोनों का नाभिक। अगर ये है दोनों का नाभिक, तो ये जो यहां इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अट्रैक्शन पे भी है और इसके अट्रैक्शन पे भी है। राइट? अगर अक्ष पे कोई आबंध बनता है तो जो संयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों साइड के नाभिकों से आकर्षित होते हैं। परंतु अगर यही मैं समांतर अतिव्यापन में करता कि ये z एक्सिस है, हमने बोला एक ये px है और एक ये px, अरे भाई ये कितने गंदे डंबल बने हैं, एक ये है और एक ये है। अगर ऐसे हैं तो भाई मुझे एक बात बताओ, यहां पे अतिव्यापन हुआ भी, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ, परंतु नाभिक से तो दूर है ना भाई, नाभिक से तो दूर है। एक तो नाभिक के आमने सामने अगल बगल में होना, एक इधर इधर साइड में होना, कौन बेहतर है? ये बेहतर है। अगर ये बेहतर है तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमेशा पाई बॉन्ड से क्या होता है, प्रबल होता है। या हम ये कहें कि अतिव्यापन की सीमा कैसे चेक करते हैं कि कौन से कक्षक एक दूसरे के साथ ज्यादा अच्छे से मिल पा रहे हैं। तो कक्षकों का मिलना अच्छा हो रहा है जब वो सेम अक्ष पे मिल रहे हैं, परंतु जब वो ऐसे लंबवत होके मिल रहे हैं तो उतना अच्छे से टच नहीं हो पा रहे। तुम देखो ध्यान से, मैं दोबारा बना के दिखाता हूं। वो आपके पास में साइडवाइज है और ये मेरे पास में अक्षीय है, तो अक्षीय पे इनका मिलना ज्यादा बेहतर है, साइड वालों पे उतना अच्छे से नहीं मिल पा रही। ये क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, है ना? ये उतना अच्छे से नहीं मिल पाएंगे जितना अच्छे से ये मिल पाएंगे। तो हम बोलते हैं यहां अतिव्यापन बेहतर है, एकदम स्ट्रॉन्ग है, यहां अतिव्यापन थोड़ा वीक है। तो हम बोलते हैं कि अक्षीय अतिव्यापन जो है वो समांतर अतिव्यापन से बेहतर होता है। ठीक है, अक्षीय अतिव्यापन जो है वो समांतर अतिव्यापन से बेहतर होता है। अतिव्यापन का सामर्थ्य जो अक्षीय अतिव्यापन है, समांतर अतिव्यापन से क्या होता है? बेहतर होता है। जो अक्षीय अतिव्यापन है वो समांतर अतिव्यापन से क्या होता है? बेहतर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ, नाभिक की इलेक्ट्रॉन के साथ पकड़ यहां ज्यादा अच्छी होती है, वहां कंपैरेटिवली कमजोर होती है। बताइए भाई, ये बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? यस, जल्दी बताएं, ये चीज समझ में आई क्या फील के साथ?
यस, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? हाँ जी, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, फिर हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। मैं आपसे ये पूछूंगा कि बताओ कौन सा अच्छे से हो पाएगा मिश्रण, कौन सा अतिव्यापन अच्छे से नहीं हो पाएगा, आपको ये बताना है। कौन सा अतिव्यापन अच्छे से हो पाएगा, कौन सा अतिव्यापन अच्छे से नहीं हो पाएगा, इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। देखते हैं हमें कितना समझ में आया सब कुछ। ठीक है, देखते हैं हमें अच्छे से कितना समझ में आया सब कुछ। ओके, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। डेल्टा बॉन्ड हमारे कोर्स में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर एक क्वेश्चन करके देखें इसी चीज पे आधारित, आपको बताना है, यहां मैं कक्षकों का कॉम्बिनेशन लिखता जा रहा हूं। यहां मैं कक्षकों का कॉम्बिनेशन लिखता जा रहा हूं। यहां मैं आईएनए लिख रहा हूं। आईएनए को इंग्लिश में कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब अंतर नाभिकीय अक्ष। ठीक है, अंतर नाभिकीय अक्ष। और लास्ट में मैं क्या लिख रहा हूं, यहां मैं बोल रहा हूं आपको बताना है ये अतिव्यापन कैसा होगा, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। और आपको आखिर में बताना है बंध निर्माण होगा कि नहीं, यस और नो। ठीक है, बंध निर्माण होगा कि नहीं, यस और नो। ओके, बढ़िया है, क्लियर है। चलो ध्यान से देखिएगा, हमने बोला एस और पी वाई अंतर्नाभिकीय अक्ष है वाई, ये दो मैंने भरे, आगे वाले दो आप बताओ। अतिव्यापन कैसा होगा, बंध निर्माण होगा कि नहीं होगा। अगला, एस और पी वाई अंतर्नाभिकीय अक्ष है एक्स। कुछ ना दिया हो तो जेड मानते हैं, दिया हो तो वही मानना पड़ता है। यस, ट्राई करें प्लीज, ट्राई करें प्लीज। हाँ भाई, ट्राई करके देखो भैया जल्दी से, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। अगर y एक्सिस मेरी अंतर्नाभिकीय अक्ष है और उस पे s और py को अतिव्यापित किया जाता है तो बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा देखें जरा। ध्यान से देखो भाई, जब तक ना मेंशन हो आपको कोशिश यही करनी है कि बॉन्ड बन पाए। जब तक ना मेंशन हो आपको कोशिश यही करनी है कि बॉन्ड बन पाए। अब ये सोचना कैसे,
यस, डन है क्या भाई? यहां तक आगे बातचीत करें, आगे बातचीत करें। चलो आओ शुरू करते हैं बातचीत। आज की क्या डिस्कशन करना है देखिएगा ध्यान से। हमने बोला कि एस और पी वाई को वाई एक्सिस पे मिला रहे हैं, तो प्लीज ध्यान से देखें। हम बोलेंगे कि भाई यदि ये वाई एक्सिस है, यदि ये वाई एक्सिस है तो ये हुआ एस कक्षक और ये हुआ पी वाई। देख पा रहे हैं क्या? ये हुआ एस कक्षक और ये हुआ पी वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पे ही है ना। तो अगर एस और पी वाई को वाई पे ही मिलाओगे तो हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये हो जाएगा धनात्मक अतिव्यापन, क्योंकि आपको कोशिश यही करनी है कि बॉन्ड बने, तो प्लस और प्लस हो या माइनस और माइनस हो, है ना। तो हमने बोला बॉन्ड बनना चाहिए, तो प्लस और प्लस मिले होंगे और यहां पे बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। सही है। चलो सेकंड देखते हैं। एस और पी वाई है पर उसे हम एक्स पे मिला रहे हैं, तो अगला क्या होगा देखना ध्यान से। ये है एक्स एक्सिस, इस पे ये तो है एस और ये है पी वाई, क्योंकि क्या होगा आप देखो, पी वाई जो है वो एक्स वाले से परपेंडिकुलर होगा, पी वाई जो है वो एक्स वाले से परपेंडिकुलर होगा। अगर ऐसा होगा तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि धनात्मक धनात्मक से तो मिल लेगा, बट धनात्मक को ऋणात्मक से भी मिलना होगा, और ऐसा करने पर कैसा ओवरलैप होगा? जीरो। और अगर ऐसा करने पे जीरो ओवरलैप होता है, अगर ऐसा करने पे दोस्त जीरो ओवरलैप आता है, तो हम बोलेंगे जीरो ओवरलैप, और जीरो ओवरलैप है तो बंध निर्माण तो होना संभव नहीं है, बंध निर्माण होना संभव नहीं है। ठीक है। अच्छा ये देखो, एस और पीजेड को जेड एक्सिस पे मिलाते हैं, एस और पीजेड को जेड एक्सिस पे मिलाते हैं। देखिए ध्यान से, ये है जेड एक्सिस, ये है एस और ये है पीजेड। एस और पीजेड को जेड एक्सिस पे मिलाते हैं। अगर जेड पे मिलाते हैं तो ये क्या होगा? अक्षीय अतिव्यापन होगा। अक्षीय अतिव्यापन होगा तो हम बोलेंगे बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया। ये है धनात्मक ओवरलैप और बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। सही है। अच्छा पीएक्स और पीएक्स को एक्स पे मिलाते हैं, पीएक्स और पीएक्स को एक्स पे मिलाते हैं तो हम बोलेंगे ये है आपकी एक्स एक्सिस, एक पीएक्स ये हुआ, एक पीएक्स ये हुआ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक पीएक्स ये हुआ, एक पीएक्स ये हुआ, यहां प्लस है यहां माइनस, यहां प्लस है यहां माइनस। तो अगर दो पीएक्स एक्स एक्सिस पे ही मिल रहे हैं तो ये तो अक्षीय अतिव्यापन है, अक्षीय अतिव्यापन है मतलब यस, ये एक धनात्मक अतिव्यापन है और ये बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। राइट, यहां भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहां कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, यहां भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये सारे अक्षीय अतिव्यापन हो रहे हैं। राइट, ठीक है। अगर यहां देखें, पीवाई और पीवाई को मिलाया है जेड एक्सिस पे, ध्यान से देखो, ये है जेड एक्सिस, इस पे मैंने एक पीवाई लिया, ये दूसरा पीवाई लिया। ठीक है, जेड एक्सिस है, उस पे दो पीवाई लिए। अब अगर दो पीवाई ले लिए मैंने तो अब क्या होगा? तो भाई ऐसे मिलेंगे। अगर दो पीवाई ले लिए तो वो ऐसे मिलेंगे, और अगर वो ऐसे मिलेंगे तो बेटा जी ये कैसा है? समांतर अतिव्यापन है। अगर ये समांतर अतिव्यापन है तो इससे कैसा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। समांतर अतिव्यापन है, इससे कैसा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। देखो ध्यान से, राइट, क्लियर है ना? अभी O2 और CO2 सिखाने का समय आ गया है, अभी सिखाते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। ओके, चलो आओ आगे बात करते हैं। नेगेटिव कभी होगी नहीं बेटा, नेगेटिव का क्या है? इसको उल्टा लगा दो, इधर वाले को माइनस को प्लस के साथ, पर फिर बॉन्ड ही नहीं बनेगा, इसलिए हम नेगेटिव कभी प्रेफर ही नहीं करते, नेगेटिव कभी प्रेफर ही नहीं करते। अच्छा, पीएक्स और पीजेड को वाई पे मिलाया है, तो भाई ये तो देख के ही अटपटा लग रहा है कि अंतरनाभिकीय अक्ष तो वाई है, एक कोई पीएक्स रहा होगा, एक कोई पीजेड ऐसे रहा होगा, ये प्लस माइनस ऐसे और ये प्लस माइनस ऐसे, तो भाई इनका तो कोई मेल ही नहीं है।
अगर कोई मेल ही नहीं है तो जीरो ओवरलैप, और जीरो ओवरलैप यानी कि कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। सही है, क्लियर है? ध्यान से देखें जल्दी, कितने बच्चों के सारे सही हैं? कितने बच्चों के सारे सही हैं? मुझे जल्दी से चैट में बताएं, कितने बच्चे यहां ऐसे हैं जिनके सारे सही हैं? यस, फटाफट बता दो भाई, फटाफट फटाफट बता दो, फटाफट। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके सारे सही हैं? हाँ, नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है जया, बताया तो था, बट हम प्लस प्लस ही बनाने की कोशिश करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना आए किसी के भी दिमाग में। नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, मैंने पीछे बताया भी है ना? तो इस तरीके से आपको यह समझ में आ गया कि कौन सा अतिव्यापन आबंध देता है, कौन सा अतिव्यापन आबंध नहीं देता, कहां सिग्मा बनता है, कहां पाए बनता है। बोलो भाई, आया समझ में कि नहीं आया? बताओ भाई, यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, बढ़िया है, बहुत सही। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो बच्चों को अभी तक मैंने H2 अणु बनाना सिखाया था, मैंने HF अणु बनाना सिखाया था, मैंने F2 अणु बनाना सिखाया था, मतलब मैंने आपको सारे के सारे सिग्मा बंध बनाने सिखाए थे। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं जहां पाए भी आता हो, पर हमेशा ध्यान रखना, पहले हमेशा अक्षीय अतिव्यापन ही होगा। बिना अक्षीय अतिव्यापन के समांतर अतिव्यापन संभव नहीं है। ये जो चीज मैंने यहां दिखाई है, तुम कहीं ये सोचो कि पहले ये हो जाएगा, नहीं। हमेशा पहला अतिव्यापन अक्षीय होने की कोशिश होती है, उसके बाद ही समांतर पे जाता है। सीधा समांतर नहीं हो सकता एक केस के अलावा, वो एक केस चैप्टर के लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है, तो जिनके सारे रॉन्ग है प्लीज ध्यान से बातों को समझें, चीजें इतनी मुश्किल नहीं है जितनी तुम बना रहे हो। राइट, एक दो रॉन्ग है कोई बात नहीं, चलता है, नया नया टॉपिक है, सारे सही है, बहुत बढ़िया। पर यस, कोई भी चीज है ड्रॉ करके देखो, समझ में आ जाएगी यार। जो मैं बोलता हूं पढ़ाते हुए वैसे ही मैं सवाल देता हूं, वैसे ही आपको डीपीपी में मिलते होंगे, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सही है बेटा, माया पुनिया ये वो वाली बात नहीं है कि सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, नहीं, सेम फेज आपस में ओवरलैप करते हैं। आप फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ोगे वेव्स, तरंगे, वहां पे आप व्यतिकरण पढ़ोगे तो आप देखोगे कि सेम आयाम वाली जो तरंगे हैं वो आपस में मिलके क्या करती हैं? रचनात्मक व्यतिकरण करती हैं। आपने पढ़ा भी होगा 11वीं 12वीं में। और विपरीत आयाम वाली जो तरंगे हैं वो मिलके विनाशी व्यतिकरण करती हैं। तो आप वहां पे ये थोड़ी कहते हो कि सेम वालों में तो प्रतिकर्षण होता है और विपरीत वालों में आकर्षण होता है, ये बात थोड़ी कहते हैं। तो ये वैसी वाली कोई बात है, क्योंकि कक्षक आते तो तरंगीय प्रतिकर्षण से ही है ना, तरंगीय इंटरैक्शन से ही है ना। राइट, हाँ जी, डन है यहां तक? बहुत बढ़िया। चलिए आइए आगे बातचीत करते हैं, चलिए आइए आगे बात। जिन बच्चों को लास्ट वाला नहीं समझ आया उनके लिए मैं फिर से बना दूं, अंतर्नाभिकीय अक्ष है y। अब बेटा y पे तो px भी लंबवत होगा, pz भी लंबवत होगा, बट दुख की बात यह कि वो एक दूसरे के समांतर नहीं होंगे। ये अगर px है तो ये कोई pz होगा, तो भाई इनका कोई मेल है क्या आपस में? इसके लंबवत हो चलेगा, बट वो दोनों आपस में तो समांतर हो, तभी तो पाई बॉन्ड के बारे में भी सोच पाओगे। यहां तो कुछ भी नहीं सोच पाएंगे भाई। ये कैसी बात है? ये कोई ऐसी बात है? ये देखो ना, ये एक दूसरे के लंबवत हैं, कुछ हो ही नहीं पाएगा। सही है, डन है, क्लियर है? हाँ जी बेटा, जया मिश्रा, वो फेज ऑर्बिटल का तरंग फलन हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आखिरी वाली थ्योरी में, आणविक कक्षक सिद्धांत में। यहां तो बहुत ही इसका ट्रेलर आया है। ठीक है, हाँ जी, पहले हमेशा अक्षीय बनाएंगे, फिर हमेशा दूसरा बनाएंगे। कैसे? आओ आपको समझाता हूं, आओ आपको समझाता हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम बनाते हैं O2 अणु, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। pz pz सिग्मा बनाते हैं, px px py py पाए बनाते हैं। हमेशा ध्यान रहे, मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर मैं रिपीट नहीं करूंगा तो आप ध्यान से सुनिएगा। H2 बनाना आ गया, HF बनाना आ गया, F2 बनाना आ गया। हम बात करते हैं O2 अणु कैसे बनता है। O2 मैं सिखाऊंगा, N2 तुम लोग ट्राई करना होमवर्क में। O2 मैं सिखाऊंगा, N2 तुम लोग ट्राई करके आना होमवर्क में। कैसे करोगे? देखो ध्यान से भाई, दो परमाणु हैं तो दोनों का विन्यास लिखा जाए पहले, जैसे कल किया था। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, 1s2 2s2 2p4। तो यानी कि संयोजी कोश है दूसरा, तो 2s2 2p4। ठीक है, तो दूसरे ऑक्सीजन का भी यही हो जाएगा, 2s2 2p4। दोनों ऑक्सीजन का विन्यास है 2s2 2p4। ठीक है,
अगर हम इसको लिखते हैं डब्बों में तो हमने बोला ये है 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है 2p, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले में देखो, ये है 2s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है 2p जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट। 2s2 2p4, 2s2 2p4, डन है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये 2s2 2p4 है, ये भी 2s2 2p4 है, तो अब मेरी बात को गौर से सुनने की कोशिश करिए, मेरी बात को गौर से सुनने की कोशिश करिए। हमने बोला इसमें भी 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? इसमें भी 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और बंध बनाने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही यूज होते हैं, क्योंकि जो युग्मित होते हैं ये तो लोन पेयर होते हैं, ये तो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। इस ऑक्सीजन में 3 पी कक्षक हैं, एक को अगर मैंने px बोला तो एक को मैं बोलूंगा py और एक को मैं बोलूंगा pz। इसे अगर मैंने px बोला तो इसे मैं बोलूंगा py और इसे मैं बोलूंगा pz। तो आपको यह पता है कि 2 pz मिलके तो सिग्मा बनाएंगे और 2 py मिलके पाई बनाएंगे। सर आपको कैसे पता? आपको अंतरनाभिकीय अक्ष पता है क्या? बेटा अगर कुछ ना दिया हो तो अंतरनाभिकीय अक्ष हमेशा z एक्सिस मानते हैं। ठीक है, अगर कुछ ना दिया हो, यदि कुछ ना दिया हो तो अंतरनाभिकीय अक्ष, यदि कुछ ना दिया हो तो अंतरनाभिकीय अक्ष हमेशा z एक्सिस होगी। यदि कुछ ना दिया हो तो अंतरनाभिकीय अक्ष हमेशा z एक्सिस होगी। अगर अंतरनाभिकीय अक्ष हमेशा z एक्सिस होगी तो इस बात को यहां पे कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से देखना। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है, ये पहला ऑक्सीजन परमाणु है, ये दूसरा ऑक्सीजन परमाणु है। ध्यान से देखिएगा, हम बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक पीवाई के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक पीजेड के साथ बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये दोनों कहलाएंगे लोन पेयर, ये दोनों भी कहलाएंगे लोन पेयर, क्योंकि युग्मित वाले बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, अयुग्मित वाले। ये अयुग्मित इसके अयुग्मित के साथ मिलेगा, ये अयुग्मित इसके अयुग्मित के साथ मिलेगा। ठीक है, इसका चक्रण जरूर ऑपोजिट हो जाएगा, बट हाँ। तो हमने बोला इस ऑक्सीजन पे, यार थोड़ा सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाने का मन है, आओ। ये हमने 2 ऑक्सीजन परमाणु बनाए हैं। अगर 2 ऑक्सीजन परमाणु बनाए हैं दोस्त, तो ध्यान से देखना, इस पे px py pz तीनों होते हैं। तो हमने पहले तो अंतरनाभिकीय अक्ष बना दी। अगर अंतरनाभिकीय अक्ष बना ली, ये है z एक्सिस, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये है z एक्सिस। अगर ये z एक्सिस है, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग खराब है, आप लोग टॉलरेट करिएगा। अब हमने बोला कि लो भाई, हमें पता है कि p के 2 हैं, एक py एक pz। तो जो py है वो तो होगा परपेंडिकुलर z के, जो py है वो तो होगा दोनों में परपेंडिकुलर, और ऊपर भी धनात्मक होगा नीचे भी धनात्मक होगा, मतलब ऊपर प्लस प्लस नीचे माइनस माइनस। अच्छा, अब जो pz है वो कैसा होगा? इसी अक्ष पे होगा। तो हमने बोला ऐसा होगा कुछ। ठीक है, इस लाइन को हम पीछे एक्सटेंड कर देंगे, वो सब ठीक है।
ओके, ऐसा है। तो अब ध्यान से देखें, ये है पी वाई, ये भी है पी वाई, ये है पी जेड, ये भी है पी जेड, है ना। अब आप देखो ध्यान से बेटा जी, ये जो दो पीजेड हैं दोनों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और ये जो पी वाई है इनमें भी एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में ऐसे मिल जाएंगे और ये अक्षीय वाले ऐसे मिल गए। पहले हमेशा अक्षीय अतिव्यापन होता है, फिर आपका साइडवाइज अतिव्यापन होता है। तो O2 बनाने में एक बॉन्ड तो बना सिग्मा, और ये दूसरा बॉन्ड क्या बना है जो ऊपर नीचे से बना है, ये है पाए। इसीलिए हम कहते हैं कि जब O2 परमाणु बनता है तो आप लोग लुईस में बोलते थे डबल बॉन्ड है, और आप देखो हर ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते थे, दो दो होते थे ना। वो कैसे, ये देखो, ये दो लोन पेयर पहले ऑक्सीजन के, ये दो लोन पेयर दूसरे ऑक्सीजन के। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसमें पहला बॉन्ड है सिग्मा, दूसरा बॉन्ड है पाई, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, H2 की हम बात करते हैं, तो वहां पे पहला बॉन्ड ही बनता है। अगर मैं H2 की बात करता हूं तो यहां अंतरनाभिकीय अक्ष पे पहला बॉन्ड ही बनता है, तो दिस इज सिग्मा, राइट। यहां HF की अगर आप बात करते हो तो यहां पे अंतरनाभिकीय अक्ष है, ये है PZ और ये है S, तो यहां पे पहला बंदी बनता है, दिस इज सिग्मा। सिमिलरली यहां पे पहला बंदी बनता है, दिस इज ऑल्सो सिग्मा। सही है, ये तो सिग्मा है, परंतु यहां अगर हम बात करेंगे तो ये एक सिग्मा है और एक पाई है, एक सिग्मा है और एक पाई है। इसी प्रकार ये दो दो लोन पेयर भी आपको समझ में आ रहे हैं, फ्लोरीन के लोन पेयर भी समझ में आ जाएंगे। आइए मैं आपको बताता हूं, ये तो मैंने बताया आपको ऐसा, एक सिग्मा और एक पाया बंद। हम बात करते हैं अगले केस की, हम बात करते हैं अगले केस की। अगला केस है N2 अणु, नाइट्रोजन अणु। अगला केस है नाइट्रोजन अणु। अगर मैं नाइट्रोजन अणु की बात कर रहा हूं तो हमने बोला कि पहला नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7 है, हमने विन्यास लिखा 2s2 2p3, हमने विन्यास लिखा 2s2 2p3, ठीक है। अगर 2s2 2p3 है तो हम बोलेंगे ये कुछ ऐसा होगा दिखने में, टू एस टू टू पी थ्री। ये पहला नाइट्रोजन परमाणु है। दूसरा नाइट्रोजन परमाणु क्या होता है, ये भी ऐसा ही होगा। अब आप ध्यान से देखना, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये विपरीत चक्रण के लगा दिया, ताकि वो जब आपस में मिले तो कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सही है। अच्छा, अगर ये बात आपको समझ में आती है, एक बच्चा कह रहे फिफ्थ और सिक्स्थ उसमें रॉन्ग है, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों भाई है। 1 2 3 4 5 पी वाई जेड पे मिलेंगे तो पाए बनेगा, पी एक्स पी जेड मिलेंगे तो जीरो बनेगा। नहीं भाई, रॉन्ग नहीं है भाई, ऐसे मत करो यार, जी सा उठ जाता है मेरा तो। ओके, देखना ध्यान से, 2s2 2p3, नीचे वाला भी 2s2 2p3। बात समझ आई क्या। अगर ये समझ में आया तो अब देखना, ये तो हो गए लोन पेयर, जो युग्मित हैं वो तो है लोन पेयर, परंतु ये जो है ये बनाएंगे बॉन्ड, क्योंकि ये है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड हमेशा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब दो नाइट्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड बनाना है तो हमने बोला एक नाइट्रोजन परमाणु ये है, एक नाइट्रोजन परमाणु ये है, और ये है px py pz, px py pz। सबसे पहले अंतरनाभिकीय अक्ष पकड़ लो, सबसे पहले अंतरनाभिकीय अक्ष पकड़ लो और उस पे pz और pz को मिला दो और सिग्मा बॉन्ड बना दो, pz और pz को मिला दो और सिग्मा बॉन्ड बना दो, ठीक है। pz और pz को मिला दो और सिग्मा बॉन्ड बना दो। तो भाई इन दोनों का काम तो मैंने कर दिया, इन दोनों का गठबंधन तो यहां पे हो गया।
ठीक है, अब हम बात करते हैं बचे हुए दो px और py की। तो हमने बोला वो तो ऑब्वियसली z एक्सिस अगर आपका अंतरनाभिकीय अक्ष है, अगर ये आपकी अंतरनाभिकीय अक्ष है तो px और py तो इसके परपेंडिकुलर ही होंगे। तो पहले मैंने बोला ये लो, ये हो गया py, ये हो गया py, इन दोनों का मिलन ऐसे होगा, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ मिल गया, इनका भी गठबंधन हो गया। अब px और बचे हैं तो उन्हें भी मिलाना है। उन्हें कैसे मिलाएंगे देखो ध्यान से, इन्हें ऐसे मिला दिया हमने, ओके क्लियर है। थोड़ा गौच पौच हो गया डायग्राम, बट 3D में इमेजिन करो, एक कक्षक तो ऐसे अक्ष पे मिल गया, एक उसके परपेंडिकुलर दोनों समांतर है, और एक दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे समांतर है। तो आपको यह समझ में आया कि ये जो पहला आबंध है, ये जो पहला आबंध है ये तो है सिग्मा, ये दूसरा भी पाई है, तीसरा भी पाई है। तो यानी कि 3 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, जिसमें एक सिग्मा है, 2 पाए हैं। तो हमने बोला नाइट्रोजन अणु कुछ ऐसा होगा, और एक एक लोन पेयर है जो आपको 2s में फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख भी रहे हैं। तो हमने बोला एक सिग्मा 2 पाए। तो कुल मिला के मुझे यहां से यह समझ में आया कि जब भी एक सिंगल बॉन्ड लोगे उसमें एक सिग्मा होगा, जब भी एक डबल बॉन्ड लोगे उसमें एक सिग्मा 1 पाए होगा, और जब भी एक ट्रिपल बॉन्ड लोगे उसमें एक सिग्मा 2 पाए होंगे। देखो ध्यान से, यहां तक की बात समझ में आती है क्या? यहां तक की बात समझ में आती है क्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अच्छे से सुंदर तरीके से क्लियर हुई क्या बात? यस, सुंदर तरीके से क्लियर हुई क्या बात? प्लीज ध्यान से देखें। एनसीईआरटी में डायग्राम देख के बच्चा डर जाता है, बट मैंने आपके सामने इसलिए बनाया समझा समझा के ताकि आपको इजी लगे बातें। यस, हाँ जी भाई, बताना दो। रिफ्रेश, अर्पित यादव, बेटा C2 ऐसे नहीं बनता। C2 एक अलग टाइप का बॉन्ड है, उसमें दोनों पाए होते हैं, वो सीखेंगे आगे। यस, इसको छापो एकदम सुंदर तरीके से, इसको छापो सुंदर तरीके से। जो बच्चे कह रहे हैं N2 वाला नहीं समझ में आया, जो बच्चे कह रहे हैं N2 वाला नहीं समझ में आया, बेटा उसमें क्या था? px py pz। मैंने कहा पहले अक्षीय अतिव्यापन होगा, फिर हमेशा साइड वाला होगा, पैरेलल वाला होगा। तो हमने बोला पहले pz pz को मिलाया, ये रहा pz पे का युग्मित इलेक्ट्रॉन, उधर के pz पे का युग्मित इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब दोनों के px को मिला देंगे और दोनों के py को मिला देंगे, क्योंकि सभी में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, सही है जी, क्लियर है, डन है। छापो इसको, जल्दी छापो इसको। फिर हम आगे बात करते हैं और चीजों के बारे में। थोड़ा सा सिग्मा और पाई की प्रबलता पे बात कर ले, और उसके बाद बात करें कि कौन सा बॉन्ड अच्छा, कौन सा बॉन्ड बुरा। ठीक है, कौन सा बॉन्ड अच्छा, कौन सा बॉन्ड बुरा। ओके, ध्यान से देखते हैं। सर ने बताया था उसी में, बहुत अच्छी बात है। B2 और C2 के पीछे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बेटा जी बताएंगे आगे, अभी नहीं बात कर रहे उसके बारे में। CO2 अभी बहुत टिपिकल हो जाएगा, आप घर पे ट्राई करके देखना। ठीक है, आप लोग ट्राई करके देखना, आप लोग बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, चलो आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें क्या? चलिए आगे बात करते हैं। स्पिन अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं ना हम। 2 सेम स्पिन वालों को लेके आएंगे तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत खराब हो जाएगा ना। 2 सेम स्पिन वालों को लाएंगे तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत खराब हो जाएगा ना। तो स्पिन तो अलग अलग होना ही चाहिए, वो हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, बट कौन सा तुम्हें जेई के पेपर में बना के आना है, समझ लिया ना। अब आगे बढ़ो। ठीक है, 2-3 अणु और बनाते हैं, 2-3 अणु और बनाते हैं जिससे वीबीटी की कमी पता चले। बट उससे पहले सिग्मा और पाई क्या होते हैं वो मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिख रखा है, एक बार गो थ्रू कर ले। कक्षकों के अतिव्यापन के प्रकार के आधार पर सहसंयोजी आबंध के 2 प्रकार होते हैं, सिग्मा आबंध तथा पाई आबंध। सिग्मा आबंध इस प्रकार का सहसंयोजी आबंध है जहां आबंधी कक्षकों के अंतरनाभिकीय अक्ष पर हेड ऑन अतिव्यापन या अक्षीय अतिव्यापन कहते हैं।
मतलब एक दूसरे के सामने से मिल रहे हैं तो हेड ऑन, या एक ही अक्ष पे मिल रहे हैं तो अक्षीय। इस प्रकार का आबंध परमाणु कक्षकों के निम्न में से किसी एक प्रकार के संयोजन द्वारा प्राप्त होता है। वो कौन कौन से निम्न पार्ट है मैंने आपको पहले ही बता दिए थे जब सिग्मा आपकी जिंदगी में इंट्रोड्यूस किया था कि एसएस अतिव्यापन, एस और पीजेड का अतिव्यापन, पीजेड और पीजेड का अतिव्यापन। इसका एग्जाम्पल आपको H2 बताया हुआ है, इसका एग्जाम्पल आपको HF बताया हुआ है, इसका एग्जाम्पल आपको F2 बताया हुआ है। सही है? हाँ जी, इसी को मैंने प्रॉपर एनसीईआरटी वाली फोटोज भी दिखाई हैं कि ये आपका एस एस अतिव्यापन है, दो एस एस के कक्षक आपस में मिलते हैं। ये आपका एस पी अतिव्यापन है जहां एक एस एक पी से मिलता है, और ये आपका पी पी अतिव्यापन है जहां दो पी एक दूसरे से मिलते हैं। सही है जी, बहुत अच्छी बात है। फिर हमने बात करी पाए आबंध की। तो पाए आबंध क्या होता है? पाए आबंध होता है जब पैरेलल आपके अंतर्नाभिकीय अक्ष के समांतर दो कक्षक मिलते हैं। तो जब ये दो समांतर पे मिलते हैं तो ये ऊपर से मिल गए और ये नीचे से मिल गए, तो हमने बोला कि बेटा जी, हमने बोला कि ऊपर और नीचे से मिल गए, ये आपकी z एक्सिस है, तो हम बोलेंगे यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, इस बीच वाले जोन में कुछ नहीं बचता। क्योंकि इस बीच वाले जोन में कुछ नहीं बचता तो हम कहते हैं पाए आबंध में एक नोडल तल होती है। पाए कक्षकों में क्या होती है? एक नोडल तल। ठीक है, ये ऊपर वाले एक साथ मिल गए, ये नीचे वाले एक साथ मिल गए, बीच में कुछ नहीं बचा, तो पाए कक्षकों में हम कहते हैं एक नोडल तल होती है। नोडल तल का मतलब है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य है दोस्त, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य है दोस्त। ठीक है, ये हमने पाए के बारे में बात करी, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिग्मा और पाए की अगर प्रबलता की बात करें तो हमने ये बात भी करी हुई है कि मूलतः आबंध की प्रबलता अतिव्यापन की सीमा पर निर्धारित करती है कि कितना बढ़िया अतिव्यापन हो रहा है, कितना अच्छे से दो कक्षक एक दूसरे में मिल रहे हैं। तो सिग्मा आबंध में कक्षकों का अतिव्यापन अधिक होता है, सिग्मा आबंध में कक्षकों का अतिव्यापन अधिक होता है, इसलिए सिग्मा आबंध पाए के कंपैरिजन में अधिक प्रबल होते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, अक्षीय अतिव्यापन समांतर अतिव्यापन से बेहतर है, तो जो बॉन्ड अक्षीय से बनेगा वो समांतर वाले से बेहतर ही होगा, तो इसलिए सिग्मा पाए से बेटर होता है। ठीक है, इसके अलावा यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि दो परमाणुओं के बीच पाए आबंध कभी अकेला नहीं पाया जाता, हमेशा पहले सिग्मा होता है उसके बाद में पाए आता है। ठीक है, हमेशा सिग्मा होता है इसके बाद में पाए आता है। इसलिए हमने बोला कि यदि हम किसी एकल आबंध की बात करेंगे तो उसमें एक सिग्मा होता है, यदि हम किसी द्वि आबंध की बात करेंगे तो उसमें एक सिग्मा एक पाए होता है, और अगर हम किसी त्रि आबंध की बात करेंगे तो उसमें एक सिग्मा दो पाए होते हैं। एक सिग्मा, यहां एक सिग्मा एक पाए, यहां एक सिग्मा दो पाए। सिग्मा हमेशा एक ही होगा, सिग्मा एक से ज्यादा नहीं हो सकते, पाए एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने बात करी। अब अगर ये चीज समझ में आती है तो मैं सिग्मा और पाए में भी प्रबलता के क्रम होते हैं सिखाऊंगा, पर उससे पहले हम कुछ अणु बना के देखें जिससे देखिए क्या वीबीटी हमेशा हर चीज का हल निकाल देता था क्या। यार देखो, अभी तक जो भी तुमने सीखा H2, HF, F2, O2, N2, आपको एक बात समझ आई होगी दोस्त कि वीबीटी में शुद्ध कक्षकों का अतिव्यापन होता है। एक बात नोट करना, मेरे वर्ड सुनना, इसका पी कक्षक इसके पी कक्षक के साथ अतिव्यापित हो गया, इसका पी कक्षक इसके पी कक्षक के साथ अतिव्यापित हो गया, कहीं पे एस कक्षक एस के साथ अतिव्यापित हो गया, कहीं पे एस कक्षक पी के साथ अतिव्यापित हो गया। मतलब वीबीटी में हमेशा शुद्ध कक्षकों का अतिव्यापन हो रहा है। अतिव्यापन हो रहा है, बात समझ में आ रही है, पर अतिव्यापन भी शुद्ध कक्षकों का हो रहा है। यह बात आप समझ पा रहे हो क्या? वीबीटी में शुद्ध कक्षकों का अतिव्यापन होता है। अब यह चीज कितनी सही है कितनी गलत है इसको डिस्कस करते हैं। आप एक बात देखिएगा, अभी तक आपने जो भी आबंध बनाए उन सब में आपने मूल अवस्था में ही बॉन्ड बना लिए, मूल अवस्था में बॉन्ड बना लिए। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आओ भाई BF3 बना के देखें, क्या होगा यहां पे समझें। आइए BF3 अणु बना के देखें। अब आप बताओ, अगर BF3 बना रहा हूं दोस्त तो केंद्रीय परमाणु कौन है? बोरॉन। साइड परमाणु कौन है? फ्लोरीन। मुझे यह समझ में आ रहा है कि मुझे एक बोरॉन को 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है।
मैंने इसको लुईस अष्टक नियम का अपवाद बोला था कि लुईस के हिसाब से तो ये नहीं बन पा रहा था, तो यहां कैसे बन जाएगा सोचते हैं। या BF3 से भी हल्का ले लें, कोई BF3 से भी हल्का ले लेते हैं, एक बार 2 बॉन्ड ही बना के देखते हैं, आप लोग के लिए भारी नहीं होना चाहिए कुछ भी। हम BeCl2 अणु बना के देखते हैं। BeCl2 अणु बना के देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला आओ भाई पहले बेरिलियम की बात करें। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, तो इसका विन्यास हो गया 1s2 2s2। क्लोरीन अगर संयोजी कोश देखो तो ये है, तो संयोजी कोश है ये 2s2, ठीक है। अच्छा 2p क्या है, खाली। 2p क्या है, रिक्त। ये है बेरिलियम की मूल अवस्था। मूल अवस्था मतलब जो बेसिक विन्यास होता है जब आता है, ये है बेरिलियम की मूल अवस्था कि 2s2 है, 2p खाली है। अच्छा मैंने बोला कि मुझे क्लोरीन की अगर बात करनी है तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 7। अगर मैं इसका विन्यास लिखूं, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर किसी फैमिली का, किसी परिवार का आपको जनरल विन्यास पता है तो क्लोरीन की आवर्त संख्या देखो, n की जगह डाल दो तो ये आ जाएगा 3s2 3p5। अगर ये 3s2 3p5 आ जाएगा, संयोजी कोश आपका तीसरा है, तो हम बोलेंगे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 3s2 3p5, राइट। 1 2 3 4 5, तो 3s2 3p5 ये आ गया क्लोरीन, वो आया ब्रोमीन, बेरिलियम। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास क्लोरीन में एक संयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब सॉरी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 2 क्लोरीन लगाने हैं। अगर एक बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन बॉन्ड करने आ रहे हैं तो आप O2 याद करो, N2 याद करो। मैंने आपको बोला था बॉन्ड हमेशा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में बनता है, तो हमें यह समझ में आ रहा था कि ऑक्सीजन का अयुग्मित इस दूसरे ऑक्सीजन के अयुग्मित के साथ मिक्स हो रहा है, ऑक्सीजन का अयुग्मित दूसरे ऑक्सीजन के युग्मित के साथ मिक्स हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहां नाइट्रोजन के तीनों युग्मित के साथ मिक्स हो रहे हैं। परंतु अगर हम बात करें यहां पे बेरिलियम और क्लोरीन, तो हम बोलेंगे क्लोरीन पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 2 क्लोरीन पे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। Cl2 है ना, तो 2 क्लोरीन है तो दोनों क्लोरीन पे एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। पर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा, बेरिलियम पे तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो मूल अवस्था में युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो आपको यह समझ में आया कि BeCl2 अणु बेरिलियम की मूल अवस्था पे नहीं बन सकता। अगर बेरिलियम की मूल अवस्था पे नहीं बन सकता तो हमें कहां जाना पड़ेगा, उत्तेजित अवस्था पे जाना पड़ेगा। उत्तेजित अवस्था क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जहां है उसे उठा के उच्च ऊर्जा उपकोष की तरफ फेंको या कोश की तरफ फेंको। मतलब ये कि मूल अवस्था पे तो काम हो नहीं रहा, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर ट्रांसफर करें। अगर उधर ट्रांसफर करें तो आप देखिएगा बेरिलियम को आप मूल अवस्था से उठा के ले गए उत्तेजित अवस्था पे, उत्तेजित अवस्था का यह मतलब है कि अब एक इलेक्ट्रॉन 2s में आ गया और एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला गया, क्योंकि 2p तो पहले रिक्त था। तो आप ध्यान से देखना, ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन और यहां 2p में एक इलेक्ट्रॉन, देख पा रहे हैं क्या, पक्का, ठीक है। अच्छा क्लोरीन आपके पास में 2 हैं तो मैंने 2 बार लिख दी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कुछ भी रटना ना पड़े। 3s2 3p5, मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये 3s पे 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3p में 1 2 3 4 5, तो हमने बोला ये 3 लोन पेयर हैं, ये 3 लोन पेयर हैं, ठीक है जी। ये अयुग्मित और ऊपर भी अयुग्मित, क्लियर है, ठीक है, पक्का हो गया। ध्यान से देखिएगा, बेरिलियम पे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख गए हैं, 2s1 2p1,
बेरिलियम पे दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख गए हैं, एक 2s में एक 2p में। अब बेरिलियम के एक 2s के साथ क्लोरीन का 3p चला जाएगा बॉन्ड बनाने, और एक बेरिलियम के 2p के साथ क्लोरीन का 3p चला जाएगा बॉन्ड बनाने। ठीक है, क्योंकि दो युग्मित के साथ ही तो दो युग्मित मिलेंगे। बेरिलियम के साथ दो क्लोरीन जोड़नी है तो दो क्लोरीन के युग्मित इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के दो युग्मित के साथ बॉन्ड बनाने चाहिए। तो आपने बोला कि मूल अवस्था में तो नहीं हो रहा, प्रथम उत्तेजित अवस्था में आए, उत्तेजित अवस्था नंबर 1, प्रथम उत्तेजित अवस्था में आए तो बेरिलियम पे दो जगह खाली हो गई, वहां पे क्लोरीन के दो इलेक्ट्रॉन जाके चले गए। तो हमने बोला अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो क्या होगा, ये है बेरिलियम, ये है बेरिलियम। अब बेरिलियम पे 2s भी है और 2p भी है, और ऑब्वियसली 2p है तो पहले आप हमेशा pz मानते हो, उसके बाद आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने बोला कि ये है बेरिलियम का 2s और ये है बेरिलियम का 2p। राइट, ये है बेरिलियम का 2s, ये है बेरिलियम का 2pz। अब मैंने बोला अगर दो क्लोरीन बॉन्ड बनाने आ रही है तो एक क्लोरीन तो बेरिलियम के 2s के साथ मिक्स हो जाएगी, एक क्लोरीन बेरिलियम के 2p के साथ मिक्स हो जाएगी, पर दोनों क्लोरीन है 3p वाली। तो हमने बोला कि एक तो इस 2p के साथ में क्लोरीन का 3p मिक्स हो गया। ठीक है, तो ये देखो दोनों गया युग्मित इलेक्ट्रॉन, और एक बेरिलियम के 2s के साथ, एक बेरिलियम के 2s के साथ क्लोरीन का 3p मिक्स हो गया, और ये लो ये आ गया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत यहां तक है तो बताओ, कोई समस्या है तो समझाओ। हां जी, ये देखना समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? हाँ, वो ऊपर वाला थोड़ा टेढ़ा बन गया, उसको थोड़ा सीधा बना सकते थे, बट ठीक है, मैंने सिर्फ समझाने के पर्पज से बनाया है। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई समस्या है तो समझाओ। BeCl2 अणु हमने बना दिया, परंतु यह समझ में आया कि वो बेरिलियम की प्रथम उत्तेजित अवस्था में बना है, बेरिलियम की प्रथम उत्तेजित अवस्था में बना है। एक जगह पे S और P का अतिव्यापन हुआ है, एक जगह पे P और P का अतिव्यापन हुआ है। देखिए ध्यान से, एक जगह पे S और P का अतिव्यापन हुआ है, एक जगह पे P और P का अतिव्यापन हुआ है। हाँ भाई, ठीक है क्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, प्लीज बताएं। डन है? हाँ जी, रिफ्रेश। चैट नहीं चल रही है भाई, पता नहीं क्यों नहीं चल रही है। यस बचा पार्टी, यहां तक सब ठीक है, यहां तक समझ में आया? हाँ जी, वापस बताएं। देखो देखो मैं दोबारा बताता हूं, ये बेरिलियम समझ में आया क्या? बेरिलियम समझ में आया क्या कि ये 2s है, ये 2pz है, और इस तरीके से मैंने z एक्सिस बनाई हुई है। ठीक है, अभी देखो, अभी समझ में आया क्या? ठीक है, ये z एक्सिस बनाई हुई है। अब मैंने बोला दो क्लोरीन है, कोई नहीं, इसको थोड़ा और तरीके से समझाते हैं, देखना ध्यान से। एक क्लोरीन इधर है और एक क्लोरीन लेट से इधर है, तो एक क्लोरीन का जो P है, एक तो क्लोरीन का जो 3pz है वो बेरिलियम के 2s के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक क्लोरीन का 3pz बेरिलियम के 2p के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो मैंने बोला ये लो, यहां वाला जो 3p है उसने बेरिलियम के 2p के साथ बॉन्ड बना लिया, और यहां इस साइड में जो बेरिलियम का 3p है उसने बेरिलियम के 2s के साथ, यहां पे 3D में दिखेगा नहीं, थोड़ा सा देखना ध्यान से, ये मैंने इसके साथ नहीं बनाया, इसके साथ बनाया है। अभी देखना, अभी समझ में आ रही है क्या बात? मेरे को इस P को ओवरलैप नहीं करवाना था, बस इसलिए मैंने ऐसा बनाया। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? px का pz से नहीं होता है, px और pz तो जीरो ओवरलैप हो जाएगा। मैंने आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु किसे रचना, अच्छा मैंने नहीं पढ़ाया, आपने फिजिकल में पढ़ा होगा। हम बोलते हैं तीन कक्षक हैं, आप एक को px, एक को py, एक को pz, मजे से बोलते हो, जरूरी नहीं है कि ये px ही है, ये py है, ये pz है, ये जरूरी नहीं है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। जो पहला बॉन्ड है
वो पीजेड पीजेड होगा, दैट्स इट, दैट्स इट। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन अवस्था बदल देता है हीट करने पे। अनुपम बेटा उसकी चिंता मत करो, कर देता है, वो अवस्था बदल देता है। पर हाँ, ये दिखने में उतना प्लेजेंट नहीं लग रहा, क्योंकि ये पी छुप गया, इसने एस के साथ बॉन्ड बनाया, तो कुछ लोग इसको ऐसे एस के साथ ऊपर से बनाते हैं, समझ में ढंग से नहीं आता, बट हाँ ऐसा है, राइट? ठीक है, तो आपको समझ में आया, 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, पर दिखने में कैसे होंगे? तो हम बोल देंगे ये बेरिलियम है, ये लो, एक क्लोरीन इधर है और एक क्लोरीन इधर है, सिंपल, बॉन्ड में हमने ऐसे बना दिया। सही है? समझ में आई भाई? क्लियर है? क्या यार, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया और एकदम टाइट टाइट फिस हो गई। एक एग्जांपल और समझ लो, एक एग्जांपल और समझ लो, फिर छुट्टी कर दूंगा। एक एग्जांपल और समझ लो, फिर छुट्टी कर दूंगा। इसको ढंग से रिवाइज करके आना, ऐसा होता है, दिक्कत है, रियली होता है, नहीं होता ये तो अगली क्लास में पता चलेगा। सही है? चलो आओ आगे चलें, एक अणु और देखते हैं, एक अणु और देखते हैं। अब मुझे बनाना है BF3, अब मुझे बनाना है BF3। अब यदि BF3 बनाना है तो एक बोरॉन से 3 फ्लोरीन बॉन्ड बनाने आ रहे हैं, एक बोरॉन से 3 फ्लोरीन बॉन्ड बनाने आ रहे हैं। बोरॉन का परमाणु क्रमांक है 5, तो संयोजी कोश हो जाएगा 2s2 2p1, यानी कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। यह है बोरॉन की मूल अवस्था। यह है बोरॉन की मूल अवस्था। मैंने देखा फ्लोरीन का क्या सीन है। फ्लोरीन जो है यह है 2s2 2p5, यह है 2s2 2p5, 2s2 2p5। अगर 2s2 2p5 है तो बेटा जी यहां अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, देखा 2s2 2p5। तो बेटा फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, और ऐसे ही 3 फ्लोरीन में, तीनों फ्लोरीन में 1-1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा 2p का। ये है 2p 2p 2p। अगर मैंने बेरिलियम की बात करी तो 2s2 2p1। अब एक बात बताओ, फ्लोरीन के 3 2p को बोरॉन के 3 जगह पे बॉन्ड बनाने हैं, पर बोरॉन के पास तो एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं तो वो 3 बोरॉन के पास तो आएंगे, मतलब बोरॉन की 3 जगहों पे तो आएंगे। 3 बोरॉन नहीं, एक ही बोरॉन में 3 जगह ऐसी तो हो जहां इलेक्ट्रॉन आए। यह है मूल अवस्था। अगर यह है मूल अवस्था तो उत्तेजित अवस्था क्या होगी कि भाई ये इलेक्ट्रॉन उठ के उच्च ऊर्जा की तरफ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के उच्च ऊर्जा की तरफ चला जाएगा। अगर ये उठ के उच्च ऊर्जा की तरफ चला जाएगा तो हम बोलेंगे बोरॉन की प्रथम उत्तेजित अवस्था। ठीक है, तो क्या होगी, बोरॉन पे 2s में 1 रह जाएगा, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे 2s1 2p2। तीन जगह खाली है। अगर 3 जगह खाली है तो इन 3 जगहों पे फ्लोरीन आने के लिए तैयार है, तो हम बोलेंगे ये फ्लोरीन का 2p का इलेक्ट्रॉन यहां आया, ये फ्लोरीन का 2p का इलेक्ट्रॉन यहां आया, ये फ्लोरीन का 2p का इलेक्ट्रॉन यहां आया। तो हम बोलेंगे एक तो होगा 2s 2p का अतिव्यापन, और ये 2 बचे हुए होंगे 2p 2p के अतिव्यापन। ये बात समझ में आ रही है? एक होगा 2s 2p का अतिव्यापन, बचे हुए 2 होंगे 2p 2p के अतिव्यापन, पर 3 अलग अलग फ्लोरीन है, 3 अलग अलग फ्लोरीन है, 3 जगहों से अतिव्यापन होने वाला है। तो हमने बोला ये है बोरॉन, ठीक है, ये है बोरॉन, एक फ्लोरीन इधर लगा देते हैं, एक फ्लोरीन इधर लगा देते हैं, एक फ्लोरीन इधर लगा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, बोरॉन का 2s है, बोरॉन का 2s है,
हमने बोला बोरॉन का 2s, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखें, ये है बोरॉन का 2s, ठीक है। अब बोरॉन पे 2 2p हैं, एक 2px मान लो, एक 2py मान लो, या एक 2pz और एक 2py मान लेते हैं। तो हमने बोला एक है 2pz, ठीक है, एक है 2py। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या करें, 3 फ्लोरीन को लगाना है, तो हमने बोला कि हर फ्लोरीन का तो 2p ही आएगा, हर फ्लोरीन का तो 2p ही आएगा। तो हमने बोला ये लो भाई, इस फ्लोरीन का ये लो, इस फ्लोरीन का ये लो, और इस फ्लोरीन का कैसे लें, इस फ्लोरीन का कैसे लें? हमने बोला इस फ्लोरीन का एक काम करते हैं, ऐसे ले लेते हैं। क्यों? इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ध्यान से समझना है, थोड़ा समझना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। हम बोलेंगे कि ये फ्लोरीन का जो 2p है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा सेम एक्सिस पे, ये इसके साथ बॉन्ड बना गया सेम एक्सिस पे, और एक इस s के साथ बॉन्ड बना लेगा सेम एक्सिस पे। ऐसे ऐसे BF3 बन गया। पर यार समझते हैं सर, ये तो बहुत ही अजीब सा बन रहा है, ऐसे गंदे से तरीके से बॉन्ड बनाएंगे क्या? हमें बनाने में, आपको यहाँ समझाते हुए बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो सोचो हम एग्जाम में कैसे सोचेंगे? सर ये तो अजीब सी चीज है थोड़ी, ये थोड़ी अजीब सी चीज नहीं है, मतलब कहां कहां ढूंढना पड़ रहा है। तो बेटा यही तो दिक्कत है। मैंने एक लाइन बोली थी, VBT हमेशा शुद्ध कक्षकों से बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करता है, VBT हमेशा शुद्ध कक्षकों से बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करता है, आप देख भी रहे हो। पर क्या ये तरीका सही है? तो ये तरीका सही नहीं है। अब इसमें गलती तो पता चले, सर कैसे भी करो, कॉम्प्लेक्स है कोई नहीं, पर बॉन्डिंग तो बन रही है। तो गलती क्या है? गलती मैं आपको समझाता हूं। आप लोग होमवर्क में क्या करें, आप लोग होमवर्क में क्या करें, जिस तरीके से मैंने BF3CH4 सिखाया है, आप लोग CH4 अणु को ट्राई करें। आपको गलती समझ आएगी, नहीं समझ आएगी तो मैं खुद बताऊंगा। एक और क्वेश्चन है, ClF3 क्लोरीन की कौन सी उत्तेजित अवस्था में बनता है, ये बताना है। ये क्वेश्चन आया था एक बार नीट के पेपर में। ClF3 अणु क्लोरीन की कौन सी उत्तेजित अवस्था में बनेगा? ClF3 अणु क्लोरीन की कौन सी उत्तेजित अवस्था में बनेगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो होमवर्क वाले जो क्वेश्चन दिए हैं इन्हें आप ट्राई करें, प्लस जो भी आपको DPP मिलेगी आज उसे जरूर ट्राई करें, ठीक है। इसके आगे बातचीत करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो बेसिकली नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग VBT को रिजेक्ट करेंगे, हम लोग VBT को रिजेक्ट करेंगे कि VBT में क्या गलती थी। BF3 आपने देखा अजीब सा लग रहा है, तो VBT को रिजेक्ट करेंगे। VBT को रिजेक्ट करेंगे तो एक नए तरीके की तरफ चलेंगे जिसका नाम है संकरण। हम सीखेंगे संकरण कैसे निकलता है, संकरण क्या होता है, और जब संकरण समझ में आ जाएगा तो फिर हम उससे ज्यामिति और संरचना की बातें अच्छे से करेंगे। थोड़ा लेक्चर भारी था, हो सकता है बहुत बच्चों को अच्छे से ना समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार ढंग से वापस पढ़ें इसको क्लास में, है ना, घर जाके क्लास वाली चीज को ढंग से पढ़ें, NCERT जरूर पढ़े VBT की, और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैंने आज के लेक्चर की शुरुआत में ही कहा था आने वाले 2 लेक्चर्स थोड़े से भारी आपको लग सकते हैं, ठीक है जी। चलिए भाई, तो इसी के साथ में आज की क्लास को करते हैं पैकअप। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और कल क्या होने वाला है, कल क्या आने वाला है या कल क्या है, इसके बारे में जानकारी देना ना भूले। कमेंट में मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ूंगा शाम को, कितने बच्चों को ध्यान है कि कल क्या है, ठीक है। चलिए जी, तो इसी के साथ में पैकअप करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।